नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 18 तक याद किया था। आज हम याद करने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 से आगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के संविधान द्वारा हमें दोस्तों 6 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, जिसमें से हमने पहला पढ़ा था दोस्तों, पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, जिसमें हमने पढ़ा अनुच्छेद 14 से 18। आज हम दूसरा मौलिक अधिकार डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में हमें पढ़ना है, राइट टू फ्रीडम में हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, दूसरा मौलिक अधिकार हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने डिस्कस किया था नागरिक अधिकार। ऐसे मौलिक अधिकार जो भारत के सिर्फ नागरिकों को प्रदत्त किया जाता है, इसे कहा जाता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नागरिक अधिकार। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे मौलिक अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्रदत्त किया गया है, इसे कहते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक नागरिक अधिकार। तो नागरिक अधिकार प्रदत्त किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये 5 अनुच्छेद में प्रदत्त मौलिक अधिकार को दोस्तों केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्रदत्त किया गया है। अर्थात ये अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 कहलाते हैं दोस्तों नागरिक अधिकार। अर्थात आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 19, मतलब इसके तहत जो भी मौलिक अधिकार प्रदत्त किया गया है दोस्तों, ये सिर्फ दिया गया है भारत के नागरिकों को। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 19 में लिखा गया है दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अर्थात यदि आप भारत के नागरिक हैं तो भारत में आपको आपके विचार तथा आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पहला अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 19 1A। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 1A, जिसमें लिखा गया है दोस्तों, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो अनुच्छेद 19 1 या अनुच्छेद 19 1 क, ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 19 1A, इसमें लिखा गया है दोस्तों विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें लिखा गया है दोस्तों विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 1A विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाक अभिव्यक्ति का मतलब होता है दोस्तों आपको भारत में बोलने का अधिकार है, आपको दोस्तों भाषण देने का अधिकार है, आपको अपने विचार लेखन के द्वारा भी प्रस्तुत करने का अधिकार है। यह है दोस्तों अनुच्छेद 19 1A, जिसके तहत कहा गया है विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अर्थात अनुच्छेद 19 में जो भी आपको अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को किए गए दोस्तों। अर्थात अनुच्छेद 19 है एक नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 एक कहता है विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल, तो इसके अंतर्गत भारतीयों को, अर्थात भारतीयों को जो नागरिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, इसके एग्जाम्पल समझिए दोस्तों। कौन कौन से नागरिक अधिकार समझिएगा? जैसे कि भाषण देने का अधिकार। भाषण देने का अधिकार अनुच्छेद 19 1 के तहत एक मौलिक अधिकार है, लेकिन दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह है एक नागरिक अधिकार। अर्थात भारत में किसी भी विदेशी नागरिक को भाषण देने का अधिकार नहीं है, यह उनका मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि यह एक दोस्तों नागरिक अधिकार। ध्यान दीजिएगा, जैसे पकड़ते हैं भाषण का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, इसी के अंतर्गत पकड़ते हैं दोस्तों प्रेस को अधिकार, मतलब प्रेस को लेखन का अधिकार है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। यह आता है दोस्तों उनके मौलिक अधिकार नागरिक अधिकार के अंतर्गत। प्रेस का अधिकार, यह आपका है दोस्तों प्रेस का अधिकार।
प्रेस का अधिकार, मानहानि का दावा करने का अधिकार, मानहानि के दावा का अधिकार, इसी के अंतर्गत आपको मिलता है दोस्तों नागरिक अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार, इसी के अंतर्गत पकड़ते हैं दोस्तों झंडा फहराने का अधिकार अर्थात तिरंगा फहराने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार आपका यह है दोस्तों नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। राष्ट्रगान गाने का अधिकार, राष्ट्र ध्वज, ये झंडा का मतलब यहां पर है दोस्तों राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार, राष्ट्रगान व राष्ट्र गीत गाने का अधिकार, राष्ट्रगीत व गीत व राष्ट्रगान गाने का अधिकार। तो ये सब है दोस्तों आपके नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अनुच्छेद 19 में लिखा गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत है दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(a) विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कहने का मतलब यह है दोस्तों अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ये किए गए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को, अर्थात अनुच्छेद 19 है दोस्तों नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमें प्रदान किए गए दोस्तों भारत के संविधान द्वारा। ये जो भी अधिकार प्रदत्त कर रहा है दोस्तों ये हमें कर रहा है भारत का संविधान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे भाषण देने का अधिकार, प्रेस को अधिकार, मानहानि का दावा करने का अधिकार, आरटीआई एक्ट 2005, झंडा राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत गाने का अधिकार, साथ ही साथ दोस्तों शांत रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, यह भी है एक मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में जैसे आपको पूछा कि भाषण का अधिकार है, एक ऑप्शन में दिया है दोस्तों मौलिक अधिकार और ऑप्शन में दिया है दोस्तों नागरिक अधिकार, तो इसका आंसर है दोस्तों नागरिक अधिकार, क्योंकि नागरिक अधिकार आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। लेकिन जब मैं मौलिक अधिकार बोलूंगा तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वो अधिकार विदेशियों को भी प्रदत्त है, लेकिन नागरिक अधिकार का मतलब होता है ऐसे मौलिक अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ दिए जाते हैं दोस्तों नागरिकों को। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(b), ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 19(1)(b), इसमें है दोस्तों शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, अर्थात आप ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर दोस्तों शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। यह आपका दोस्तों मौलिक अधिकार है, यह आपका दोस्तों नागरिक अधिकार है। अनुच्छेद 19(c), इसमें लिखा गया है दोस्तों संघ बनाने का अधिकार, संघ की स्थापना का अधिकार, संघ की स्थापना का अधिकार। ध्यान दीजिए दोस्तों, संघ की स्थापना का अधिकार, इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप भारत में अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत किसी भी प्रकार का संघ निर्माण कर सकते हैं, चाहे वो व्यापारिक संघ हो, चाहे वो शैक्षणिक संघ या संस्थान हो, चाहे वो दोस्तों कोई राजनीतिक पार्टी हो। संघ बनाने का अधिकार ये देता है आपको अनुच्छेद 19(1)(c) के अनुसार। जैसे कि संघ बनाने के अनुसार कोई राजनीतिक पार्टी का जो निर्माण होता है दोस्तों, ये आपका मौलिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है दोस्तों, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 को, मतलब जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये सभी है दोस्तों, इन सभी संस्थान का निर्माण हुआ है दोस्तों, संघ का निर्माण हुआ है दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि भारत की एक राजनीतिक पार्टी है, इसका निर्माण हुआ है दोस्तों 6 अप्रैल 1980 को। इसी प्रकार से किसी भी व्यापारिक संघ जैसे कि अमूल, जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, इन प्राइवेट कंपनी में आ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, कोई भी शैक्षणिक संस्थान जैसे कि पेशी एकेडमी, ये सभी का निर्माण हम करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत। ये हमारा दोस्तों नागरिक अधिकार है। तो संघ से तात्पर्य है दोस्तों व्यापारिक संघ, शैक्षणिक संघ या दोस्तों कोई राजनीतिक संघ या पार्टी। इसका निर्माण होता है दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद
19(1)(d), ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19(1)(d), इसमें लिखा है दोस्तों भ्रमण का अधिकार। इसमें लिखा है दोस्तों भ्रमण का अधिकार। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत में किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में भ्रमण कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी वीजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपका दोस्तों एक नागरिक अधिकार है। तो 19(1)(d) है दोस्तों भ्रमण का अधिकार, अर्थात यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो आप भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भ्रमण कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(e), इसमें लिखा है दोस्तों निवास का अधिकार। इसमें है दोस्तों निवास का अधिकार। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो आप भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास कर सकते हैं। यह आपका एक नागरिक अधिकार है। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(f। अनुच्छेद 19(1)(f) में लिखा है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार एक नागरिक अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(f) को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। इसे समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों अनुच्छेद 31 को भी दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) संपत्ति के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 300 में दोस्तों, अनुच्छेद 300 में इसे बना दिया गया है दोस्तों संपत्ति का वैधानिक अधिकार, संपत्ति का वैधिक अधिकार, संपत्ति का कानूनी अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 19(1)(g), यह है दोस्तों व्यापार का अधिकार। व्यापार का अधिकार, व्यापार का, भारत में व्यापार का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। यदि आप भारत के नागरिक हैं दोस्तों तो आपको अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत भारत में कहीं भी व्यापार करने का पूरा अधिकार है। अर्थात भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 19। एक देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19(2), जिसमें लिखा है दोस्तों, यहां लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का निर्बंधन, प्रदत्त शक्तियों का निर्बंधन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यदि भारत में, ध्यान दीजिए, यदि भारत में युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू किया जाए, यदि भारत में युद्ध व आपातकाल के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाए दोस्तों, तो यहां पर अनुच्छेद 19, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वतः निलंबन हो जाता है। यह हमने डिस्कस किया था दोस्तों लास्ट क्लास में। तो यहां पर अनुच्छेद 19 ऑटोमेटिकली दोस्तों सस्पेंड हो जाती है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हमने पढ़ा था दोस्तों कि अनुच्छेद 19 यदि युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का स्वतः निलंबन हो जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का स्वतः निलंबन हो जाता है। लेकिन दूसरा इसमें हमने पढ़ा था दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह। अगर भारत में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाए तो इस स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का स्वतः निलंबन नहीं होता है दोस्तों, स्वतः निलंबन नहीं होता है। इसका निलंबन करता है दोस्तों
राष्ट्रपति चाहे तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को निलंबन कर सकता है, लेकिन इसका स्वतः निलंबन नहीं होता। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 19, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1A है दोस्तों विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)B है दोस्तों शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। 19(1)C है दोस्तों संघ की स्थापना का अधिकार। 19(1)D है दोस्तों भ्रमण का अधिकार। 19(1)E है दोस्तों निवास का अधिकार। 19(1)F है संपत्ति का अधिकार। 19(1)G है दोस्तों व्यापार का अधिकार। 19(2) है दोस्तों आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का निर्बंधन, जिसको हमने डिस्कस किया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का स्वतः निलंबन हो जाता है, जबकि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का स्वतः निलंबन नहीं होता। और यहां ध्यान देना है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 19(1)F तथा अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 20। चलिए दोस्तों अनुच्छेद 20 को डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है देखिएगा। अनुच्छेद 20 में लिखा गया है दोस्तों दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। यह आर्टिकल कहना क्या चाहता है समझिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 20 है दोस्तों दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। इसका मतलब यह है दोस्तों यदि किसी भारतीय व्यक्ति या किसी विदेशी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोपित किया गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप लगाया गया है तो उसे यह पूरा अधिकार है दोस्तों कि दोष में कन्वर्ट होने से पहले वो अपना पक्ष रख सके और अपने आप का संरक्षण कर सके कि वह एक्चुअल में आरोपी नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाए तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि आरोप का सिद्ध होने से पहले वह अपना संरक्षण कर सके, अर्थात दोषी बनने से पहले वो अपना संरक्षण कर सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस अनुच्छेद के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है समझिएगा। महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है। पहला अनुच्छेद 20 कहता है दोस्तों दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, जिसके प्रमुख प्रावधान है दोस्तों जब तक आप किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन ना करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसका पहला प्रावधान है दोस्तों जब तक आप किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन ना करें। जब तक आप किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन ना करें। जब तक आप किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन ना करें। दूसरा आपको स्वयं की गवाही हेतु दबाव नहीं डाला जा सकता, अर्थात आपको स्वयं की गवाही के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आपको स्वयं की गवाही हेतु दबाव नहीं डाला जा सकता। यहां पर हम पढ़ रहे दोस्तों अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, अर्थात यदि आप भारत में किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किए हैं तब तक आपको आरोपी नहीं माना जाएगा, और यदि आपको आरोपी मान लिया गया है तो दोष सिद्ध होने से पहले आपको आपके पक्ष को रखने का पूरा अधिकार है, और आपको आपके स्वयं की गवाही के लिए दोस्तों बाध्य नहीं किया सकता। स्वयं की गवाही के विरुद्ध स्वयं की गवाही हेतु आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। समझिएगा दोस्तों, अर्थात आप अपने विरुद्ध भी गवाही नहीं दे सकते हैं, यह आपका मौलिक अधिकार है। इस बात की जानकारी हमें मिलती है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने 5 मई 2010 में
इस बात की घोषणा किया है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार, जो जारी हुआ दोस्तों 5 मई 2010 को, जिसके अनुसार भारत में नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट व ब्रेन मैपिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों, पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। अर्थात दोस्तों यदि किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफिक टेस्ट या ब्रेन मैपिंग करना हो तो सबसे पहले उस व्यक्ति से ही उससे दोस्तों रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अर्थात किसी व्यक्ति के आदेश के बिना, किसी व्यक्ति की सहमति के बिना नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफिक टेस्ट या ब्रेन मैपिंग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 मई 2010 को कि यदि आप किसी व्यक्ति के अनुमति के बिना नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफिक टेस्ट या ब्रेन मैपिंग करते हैं तो उसका दोस्तों स्वयं की गवाही के विरुद्ध आप कहीं ना कहीं उसे बाध्य कर रहे हो, अर्थात यह अनुच्छेद 20 का उल्लंघन माना जाएगा। वर्तमान में दोस्तों 5 मई 2010 से किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट या दोस्तों ब्रेन मैपिंग नहीं किया जा सकता। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 21।